हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोइट्री की और पोइट्री की कुछ फॉर्म्स की। जैसे बैलेड है अपना, ओड है अपना, सोनेट है अपना, अपन उसके बारे में बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर इन टॉपिक्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इन तीनों टॉपिक में से दे पाएंगे। तो हम पहले बात करें पोइट्री फॉर्म्स की, उससे पहले हम थोड़ी सी पोइट्री की बात कर लेते हैं कि ये पोइट्री होती क्या है। तो देखो, पोइट्री क्या होती है। पोइट्री के अंदर एक पोइट जो होता है वो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, यानी पोइट की कल्पना सबसे बड़ा हथियार होता है। जब तक वो कल्पना नहीं करेगा वो लिख नहीं पाएगा। तो कल्पना उसे क्रिएटिव पावर देती है और वही क्रिएटिव पावर उसके पोएटिक वर्क को शेप देता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इसके अंदर होती है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन इसके अंदर होती है। दूसरी चीज, एक कविता को जब लिखा जाता है तो कवि क्या करता है, उस कविता को सुंदर बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करता है। और वो फिगर्स ऑफ स्पीच उस पोएट्री को क्या देते हैं, एस्थेटिकल ब्यूटी देते हैं। ठीक है, तो एक ब्यूटी इसके अंदर दिखाई देगी। तीसरे अंदर क्या होता है कि पोइट्री को जब भी कभी कोई कभी किसी प्रकार की पोइटिक रचना करता है, काव्यात्मक रचना करता है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, पॉर आउट करता है, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उड़ेल देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, फीलिंग्स और इमोशंस का भरमार होती है। चौथा क्या होता है, कवि क्या करता है कि अपने जीवन के अंदर उसने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, अपने जीवन के अनुभवों को आपके साथ साझा करता है। और वो जीवन के अनुभव उसके लिए पोएटिकल इंस्पिरेशंस बनते हैं और उनसे प्रभावित होकर के वो अपनी रचनाओं को करता है। और पांचवा क्या होता है, एक पोएट्री जो होता है वो हमेशा मीनिंगफुल होती है। ठीक है, कि आप उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उस पोएट्री को पढ़ करके उसके अंदर से पाठक जो होते हैं, रीडर्स जो होते हैं, वो ड्रॉ आउट द मीनिंग व्हाट एक्चुअली द पोइट वांट्स टू कन्वे। तो ये आपका एक ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया कि ये पोएट्री होती है। अब जब ये पोएट्री होती है तो पोएट्री लिखने के बहुत सारे प्रकार होते हैं हमारे सामने, है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रकार को ही हम क्या कहते हैं, पोएटिक फॉर्म्स कहते हैं। तो आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पोएटिक फॉर्म्स क्या होती है। पोएटिक फॉर्म्स पोएट्री लिखने का तरीका हो गया। जैसे एपिक अपने आप में क्या हो गया, एक कविता है, लेकिन एपिक के अंदर हेरोइक टेल्स कही जाएगी, ग्रैंड स्केल के ऊपर बातें की जाएगी, तो वो एपिक बनेगा। महाकाव्य, जैसे आप कहते हैं हमारा महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये महाकाव्य है, तो ये भी एक कविता ही तो है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक पोएटिक फॉर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से ओड जो होती है, ओड के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए ये ओड लिखी जाती है और लिरिकल क्वालिटी होती है। तो ये भी एक लिखने का तरीका हो गया। तो ओड भी अपने आप में एक पोएटिक फॉर्म हो गई। कभी क्या करता है, पर्सनल इमोशंस को म्यूजिकल रिद्म के साथ जाहिर करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी लिरिक कहलाती है। तो लिरिक भी अपने आप में एक पोएटिक फॉर्म हो गई। ऑन द डेथ ऑफ समबडी, जब किसी की मौत पे लिखा जाए और शोक संतप्त होकर के लिखा जाता है तो उसको हम एलिजी कहते हैं। तो एलिजी भी अपनी एक पोएटिक फॉर्म हो गई। 14 लाइन्स की एक कविता होती है जो फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। तो सोनेट भी अपनी क्या हो गई, एक पोएटिक फॉर्म हो गई। ठीक इसी प्रकार से बैलेड हो गया। बैलेड के अंदर एक स्टोरी होती है, एक नरेशन होता है, आपको नैरेटिव वे में रेपिटेटिव स्ट्रक्चर के साथ पे कोई कहानी कही जाती है, तो वो क्या होती है, आपकी बैलेड बन जाता है। तो इसका मतलब बैलेड भी अपने आप में क्या हो गई, पोएटिक फॉर्म्स हो गई। तो ये जितनी आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर द पोएटिक फॉर्म्स। और आज के वीडियो में हम इन्हीं पोएटिक फॉर्म्स की बात करेंगे कि सोनेट क्या होता है, बैलेड क्या होता है, ओड क्या होता है। इन तीन की हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ओड की, कि ये ओड क्या होती है। ठीक है, अगर हम ओड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ओड अपने आप में एक पोएटिक फॉर्म हो गई, यानी पोएट्री लिखने का एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ओड एक लॉन्ग लिरिकल पोएम हो गई। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना और इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ओड एक लॉन्ग लिरिकल पोएम हो गई। इसका सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या रहेगा, सीरियस। ठीक है, ध्यान देना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीरियस सब्जेक्ट मैटर होगा, सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लिख करके ओड लिखी जाती है। एलिवेटेड इन स्टाइल, अब एलिवेटेड इन स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। यानी इनफॉर्मल वे में नहीं लिखी जाएगी। और हमेशा एलिवेटेड स्टाइल का मतलब एक फॉर्मल वे में लिखी जाएगी। इसके अंदर एक्सप्रेशन जो होगा उसको ग्रैंड वे में किया जाएगा। इसके अंदर एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। इमेजरी की बात करेंगे तो इट विल बी रिच विथ इमेजरी और हेरोइज्म इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं एलिवेटेड स्टाइल, जिसके अंदर फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, ग्रैंड वे ऑफ एक्सप्रेशंस हो गया, सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ एक्सप्रेशंस हो गया,
कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई, रिच इमेजरी हो गई और हेरोइज्म हो गया, ये एलिवेटेड स्टाइल में होगी। फिर मैंने कहा एलिबोरेटेड इन स्ट्रक्चर। एलिबोरेटेड स्ट्रक्चर कैसे होती है, यानी इसकी फॉर्म, इसकी बनावट किस तरीके की होती है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिखाई देगा। वोकेबलरी सफिस्टिकेटेड दिखाई देगी, एलिगेंस इसके अंदर आपको दिखाई देगा, इंटेलेक्चुअल विजडम से ये भरी हुई होगी और उदाहरण के साथ कभी अपनी बातों की गहराई को प्रूव करेगा आपके सामने। तो एक ओड जो भी होती है वो हमेशा एलिवेटेड इन स्टाइल और एलिबरेटेड इन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बात करें इसकी उत्पत्ति की, ओरिजिन की, तो एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास जिसको एडिन कहते हैं। एडिन का मतलब क्या होता है, टू सिंग और टू चांट। ठीक है, किसी बात को गाना या किसी बात के उच्चारण करना, है ना, बोल करके गाया जाना, यानी ओड जो होती है ना बेसिकली गा करके कही जाती है। समझ में आ गई इतनी बात। देखो अब आगे बात करते हैं फिर इस ओड के बारे में कि टाइप्स ऑफ ओड, कि कितने टाइप की होती है ओड, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो ओड का हमारे पास टाइप आता है उसको हम कहते हैं पिंडरिक ओड या रेगुलर ओड। ठीक है, या तो रेगुलर ओड कह दो या पिंडरिक ओड कह दो, दोनों सेम ही है। जब हम बात करें कि ये पिंडरिक ओड क्या होती है तो हम बात करते हैं 5th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व एक ग्रीक पोइट हुआ करते थे और बड़े महान पोइट हुआ करते थे जिनका नाम था पिंडर। ठीक है, तो पिंडर नाम के ये जो राइटर थे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ द ओड फॉर्म। ओड फॉर्म की उत्पत्ति का जनक किसको कहा जाता है, हम पिंडर को कहते हैं, जो 5th सेंचुरी बीसी में जिनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने अपनी जो ओड लिखी थी, इनकी ओड को एक्चुअली में कोरस के द्वारा गाया जाता था ग्रीक ड्रामा में। कोरस, कोरस क्या होता है, देखो क्या होता है, एक म्यूजिशियंस की मंडली होती है जिसमें 5 7 10 लोग जो होते हैं वो एक साथ में गीत गाते हैं, सामूहिक गान। आप कोरस को कह सकते हो कि कोरस एक सामूहिक गान हो गया। तो ग्रीक ड्रामा जब लिखे जाते थे तो ग्रीक ड्रामा के अंदर कोरस क्या करता था, एक सामूहिक गान के रूप में इस ओड को प्रेजेंट करता था, यानी ओरली इसको कहा जाता था। और क्यों लिखी जाती थी, रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए, किसी व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने के लिए इस ओड को प्रायः लिखा जाता था, किसके द्वारा, पिंडर के द्वारा। ठीक है, पिंडर कौन था, एक ग्रीक पोइट था 5th सेंचुरी बीसी के अंदर। बात करें पिंडरिक ओड या रेगुलर ओड की, तो रेगुलर ओड और पिंडरिक, इसको हम पिंडरिक ओड भी कहते हैं, इसको हम रेगुलर ओड भी कहते हैं और इसको हम क्लासिकल ओड भी कहते हैं, तीनों सेम ही है ना, तीनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये बेसिकली क्या होती थी, 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होती थी, या 3 स्टेंजेक फॉर्म के अंदर डिवाइड होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, पिंडरिक फॉर्म। पिंडरिक फॉर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आप शॉर्ट में ये कह सकते हो। पहला पार्ट क्या होता था, इसका स्ट्रोफ होता था। स्ट्रोफ के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रोफ के अंदर बेसिकली एक स्टेज रहता था आपके सामने, है ना, एक स्टेज रहता था और स्टेज के अंदर ये कोरस यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 10 12 लोग इधर की तरफ खड़े हुए थे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज, और ये क्या करते थे, ये एक साथ गाना गाते थे, कहानी कहते जाते थे, कहानी कहते थे, ये मूव करते थे कहाँ, इधर राइट साइड की तरफ में, है ना। तो लेफ्ट से जो राइट साइड का मूवमेंट होता था उसको स्ट्रोफ कहा गया, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लाइनें होती थी, रिपीटेड उनको किया जाता था। मूविंग इन ए डांस रिद्म, डांस रिद्म में ये एक समूह गान करते हुए ये लोग क्या करते थे, स्टेज के दूसरी तरफ आते थे और एक ओपनिंग के बारे में आपको बताते थे कि किस तरीके से स्टोरी की ओपनिंग हो रही है। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हो जाते थे स्ट्रोफ पार्ट में आकर के, ये भजन मंडली, ये जो म्यूजिकल मंडली है ये यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी। इसको क्या कहा गया, स्ट्रोफ कहा गया, बिगिनिंग कह सकते हो कि स्टोरी की बिगिनिंग यहाँ से हो रही है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरे पार्ट में आपके पास एंटी स्ट्रोफ आता है। एंटी स्ट्रोफ में क्या होता है, एंटी स्ट्रोफ में ये क्या करेंगे, वापस यहां से मूव करेंगे ये लोग और मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, गाते गाते वापस इधर जाएंगे, यानी पहली जो स्ट्रोफ थी उसी से राइमिंग करेंगे और उसी से राइमिंग करते करते ये क्या करेंगे, वापस इधर जाएंगे। तो मूविंग इन द डांस रिदम टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेज, लेफ्ट ऑफ द स्टेज तक जाते थे, तो इसको एंटी स्ट्रोफ कहा गया। तीसरी चीज आती थी एपड़। एपड़ के अंदर क्या होता था, अब ये लोग क्या थे, गाते गाते पहले तो कहाँ गए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए, उसको आपने स्ट्रोफ कहा, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आए, उसको आपने एंटी स्ट्रोफ कहा। अब लास्ट के अंदर क्या करते थे, ये भजन मंडली पूरी यहाँ स्टेज में बीचों बीच खड़ी हो जाती थी और ऑडियंस से अपनी बातें कहती थी। इसको क्या कहा गया, कंक्लूडिंग पार्ट कहा गया या फिर इसको स्ट्रोफ कहा गया। तो इन 3 चीजों को मैंने आपको बड़े आसान शब्दों के अंदर बता दिया कि ये 3 चीज इस तरीके से पिंडरिक ओड के अंदर हुआ करती थी। ये पिंडरिक ओड की खूबसूरती थी या पिंडर की ये विशेषताएं हुआ करती थी। ये है हमारा वो ग्रीक का पोइट
पिंडर जो 5th सेंचुरी बीसी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओड का जनक कहा जाता है जिनको, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। पिंडरिक ओड जो थी, अब इंग्लैंड में कौन लेके आया, क्योंकि ये तो ग्रीक में थी। इंग्लैंड के अंदर पिंडरिक ओड को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, हम बेन जॉनसन को देते हैं, ठीक है। तो 16th सेंचुरी के अंदर, इनफैक्ट 17th सेंचुरी के अंदर बेन जॉनसन जो थे हमारे राइटिंग कर रहे थे, 1572 के अंदर उनका बर्थ हुआ था। और 16th सेंचुरी के अंदर ये क्या करके सॉरी 17th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर बेन जॉनसन ने क्या करा, इसको इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करा। और किसके साथ में इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने एक ओड लिखी, ओड टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ नोबल पेयर्स ल्यूसियस क्रे एंड एच मॉरिसन। और इसी के साथ में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर ओड का पदार्पण हुआ, या इंग्लैंड के अंदर ओड को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल कुछ ओड के ले सकते हो। थॉमस ग्रीन ने एक बहुत फेमस ओड लिखी है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ए पिंडरिक ओड 1757 के अंदर, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिंडरिक ओड कहते हैं। दूसरे टाइप की ओड जो हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं कॉलियन ओड या इरेगुलर ओड। अब क्या था, 17th सेंचुरी में एक बड़े इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम था अब्राहम कॉले। अब्राहम कॉले ने क्या करा, हालांकि इमिटेड नकल तो उन्होंने पिंडर की ही करी, लेकिन उन्होंने पिंडर का जो स्टेंजिक पैटर्न था, पिंडर का जो स्ट्रक्चर था, पिंडर का जो लिखने का अंदाज था, उसको क्या कर दिया, डिफरेंट स्टेंजा कर दिया, है ना। पिंडर से अलग स्टेंजा अप्लाई कर दी। और क्यों कर दी है, क्योंकि उन्होंने इसको फ्री कर दिया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द मूड ऑफ द पोयम, पोयम कहने के तरीके या पोयम कहने के अंदाज या पोयम कहने की विषय वस्तु के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, स्टैंजिक परिवर्तन कर सकते हो, उसको फ्री छोड़ दिया। इसीलिए कोई रेगुलर पैटर्न नहीं था, वो वेरीज लेंथ की लाइनें हो गई, और इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, फ्री लाइंस कह दिया गया, जो सब्जेक्ट या मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी, उनकी लेंथ चेंज हो जाती थी। तो जब इस प्रकार की ओड आई तो उसको क्या कहा गया, इरेगुलर ओड कहा गया। और क्योंकि अब्राहम काउले ने इसकी शुरुआत करी, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉलियन ओड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, अब्राहम कॉले के द्वारा स्टार्ट करी गई कॉलियन ओड हो गई। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ओड है, ओड टू द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो इन्होंने 1807 के अंदर लिखी थी। तीसरी प्रकार की ओड जो हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं होरेटियन ओड, ठीक है। होरेटियन ओड क्या थी, बेसिकली एक रोमन पोइट हुआ करते थे जिनको हम कहते हैं होरेस। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर एक रोमन पोइट आए होरेस, और उसी के नाम पर इनका होरेटियन ओड नाम पड़ा। अब इन्होंने क्या करा, पिंडर की जो फॉर्मल टोन थी या पिंडल का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था उससे कॉन्ट्रास्ट लेते हुए इन्होंने अपनी ओड्स को लिखा। और इन्होंने अपनी ओड्स की जो सब्जेक्ट मैटर रखा वो क्या रखा, एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे लाइफ के एस्पेक्ट्स जो थे ना, उनको इन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर डाला। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी कि पिंडरिक ओड जहां पर बात करती थी किसकी, इंटेंस पैशन की, पिंडरिक ओड बात करती थी इंटेंस पैशन की, पिंडरिक ओड बात करती थी विजनरी करेज की, पिंडरिक ओड यूज करती थी फॉर्मल लैंग्वेज को। तो होरेस ने जो यूज करा वो क्या कहता, सीरीन शांत ओड लिखी, कंटेम्पलेटिव इनफॉर्मल वे के अंदर लिखी, मेडिटेटिव ओड लिखी, है ना। तो जहां एक तरफ ओजस्वी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, जहां एक तरफ रौद्र लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, जहां एक तरफ पैशन से परिपूर्ण लैंग्वेज के अंदर पिंडरिक ओड को लिखा गया, वहीं उसके ठीक विपरीत होरेटियन ओड्स लिखी गई रोमन पोइट होरेस के द्वारा, जो बिल्कुल शांत थी, मेडिटेटिव थी, इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। इसको हम क्या कहते हैं, होरेटियन ओड कहते हैं, जो पिंडरिक ओड की तुलना में क्या थी, शॉर्ट में थी। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो, एंड्रयू मॉरवेल ने एक ओड लिखी है, होरेटियन ओड अपॉन द क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और कीट्स की 3 ओड है, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न और ओड टू नाइटिंगेल। ये होरेटियन ओड के एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका ओड वाला पूरा का पूरा पार्ट था जो क्लियर हो गया, और मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ओड क्या होती है। तो ओड अपने आप में क्या हो गई, एक लॉन्ग लिरिकल पोएम हो गई, एक लॉन्ग लिरिकल कंपोजिशन हो गई, जो किसी व्यक्ति को ऑनर करने के लिए, किसी आइडिया को ऑनर करने के लिए, किसी इवेंट को ऑनर करने के लिए गाई जाती थी कोरस के द्वारा। और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, ग्रीक पिंडर के द्वारा इसका ओरिजिन हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम बैलेड की। तो बैलेड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बैलेड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री। बैलेड भी अपने आप में क्या होता है, फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री होती है। और बैलेड की अगर हम बात करें तो ये सबसे
एंशियंट पोएटिक ट्रेडिशंस माना जाता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये बैलेड नया नहीं है। बैलेड शताब्दियों पहले लिखा जाता था, शताब्दियों पहले गाया जाता था, और आज भी मॉडर्न बैलेड्स चल रहे हैं। बैलेड की अगर बात करें तो बैलेड की उत्पत्ति जो है, इसकी जड़ें जो है कहाँ से निकल कर आती है? यूरोपियल फोक ट्रेडिशन, यानी यूरोपियल ग्राम्य वातावरण के जो लोग हैं, ग्राम्य एनवायरनमेंट के जो लोग हैं, वो लोग बेसिकली क्या करते थे? बैलेड्स को गाया करते थे, और शताब्दियों पहले ये चलता था। शताब्दियों पहले वो इस चीज को गाया करते थे, और वो अकम्पेनिमेंट विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में जो लोकगीत था बेसिकली, वो आप बैलेड कह सकते हो कि वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और वहीं से ये निकल करके आया। ठीक है। बैलेड की हम बात करें तो एक सॉन्ग होता है जिसको हम बेसिकली, देखो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये एक सॉन्ग हो गया जो ट्रांसमिटेड ओरली, दैट नरेट्स स्टोरी, जो एक कहानी कहता है। लेकिन कहानी कैसे कहता है? केवल ओरली, यानी लिखने के अंदाज में कुछ नहीं है, केवल ओरली ट्रांसफर की जाती थी ये कहानियां, एक से दूसरे व्यक्ति तक ये कहानियां पहुंचती थी। फोक सॉन्ग सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब क्यों हुआ करता था? क्योंकि उस जमाने में लोग जाते क्या थे? लिमिटेड लिटरेसी थी, या फिर लोग इलिटरेट थे, तो ना तो पढ़ लिख सकते थे और ना ही वो ज्यादा समझ सकते थे। तो इसलिए उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स इजाद किया गया। किसके द्वारा? किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा, ताकि क्या कर पाए? अपने आइडियाज को कहानी के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। तो क्योंकि मैंने कहा फोक ट्रेडिशन से आई है, तो फोक ट्रेडिशन यानी ग्राम्य वातावरण, है ना। जनजातीय लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग जब ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही वो लिखावट को समझ सकते थे, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बात पहुंचाने, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए इस बैलेड का सहायता लिया जाता था, और इस बैलेड के माध्यम से कहानी जो थी ट्रांसफर की जाती थी आगे से आगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक ओरल कम्युनिकेशन हो गया, जो इलिटरेट या लिमिटेड लिटरेसी लोगों के बीच में किया जाता था। ठीक है। अब बैलेड की अगर बात करें तो इसमें क्या था? रादर देन डायरेक्टली स्टेटिंग कि क्या हो रहा है, उसको डायरेक्टली बताने की बजाय ये क्या करते थे? बैलेड में एक्शंस को डिपिक्ट किया जाता था, यानी एक्शन के माध्यम से आपको ये बातें कही जाती थी, यानी आपको एक्शंस करके दिखाए जाते थे एक्चुअली में हो क्या रहा है। हर महत्वपूर्ण घटना को पोर्ट्रे, यानी आपके सामने चित्रित करते हुए, और घटनाक्रम एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के माध्यम से सामने वाले को समझाया जाता था कि बातें किस तरीके से घटित हो रही हैं। बेसिकली अगर हम बैलेड्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये रिलीजियस थीम्स पे लिखे गए, लव प्यार इनका एक विषय वस्तु होती थी, ट्रेजिक मूवमेंट्स पे लिखे गए, डोमेस्टिक क्राइम्स पे लिखे गए, और कभी कभी ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यानी पॉलिटिकल षड्यंत्र के ऊपर भी लिखे गए। तो ये बैलेड्स की कहती मुख्य मुख्य विषय वस्तुएं हुआ करती थी। अब कहते हैं कि टू इनहेंस द इमोशनल इमरजेंसी बैलेड्स आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड इन क्वार्टरन स्टेंजा। ठीक है। अब इमोशनल चीजों को या इमोशनल भावनाओं को बाहर लाने के लिए, फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए इनको किसे लिखा गया था? स्ट्रक्चर्ड इन द क्वार्टरन स्टेंजा, चार चार लाइन के पद के हिसाब से जो बैलेड थे वो कहे जाते थे। मैनी बैलेड्स ऑल्सो इंक्लूड ए रेफरेन। रेफरेन का मतलब अगर आप बहुत सारे बैलेड्स देखें तो उनमें क्या होता है? रेपिटेशन होता है। ठीक है। रेफरेन का मतलब क्या हो गया? इंक्रीमेंटल रेपिटेशन हो गया। ठीक है। एक लाइन हो गई, उस एक ही लाइन का रेपिटेशन दो बार तीन बार कर दिया करते थे, है ना। विच इज द लाइन ऑफ द स्टेंजा रिकस थ्रू आउट द पीस, और वो पूरी पोएम के दौरान यानी पूरे बैलेड के दौरान वो लाइन थी कहीं ना कहीं रिपीट होती थी। तो इस प्रकार से रेपिटेटिव या रेफरेन स्ट्रक्चर जो था वो फॉलो किया जाता था किसके अंदर? अपना बैलेड के अंदर। कुछ बैलेड्स हैं ये फेमस फेमस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। जॉन कीट्स का एक बैलेड है, ला बेला डैम सेंस मर्सी ए बैलेड। एसटी कॉलरिज द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, बहुत फेमस है। ऑस्कर वाइल्ड का द बैलड ऑफ रीडिंग गेओल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन जेवी का लिविंग ऑन ए प्रेयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एडगर एलन पो का एनाबेल ली, ये कुछ ऐसे आपके क्या हैं? बैलड्स हैं जो हमारी इंग्लिश में बड़े फेमस हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी पोएटिक फॉर्म सोनेट की। सोनेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं सोनेट क्या होता है। सोनेट की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में जानें तो सोनेट जो वर्ड है वो अपना कहाँ से आया है?
इट हैज कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। ठीक है, इटालियन एक वर्ड हुआ करता है सोनेटो, वहां से निकल करके आया है। और सोनेटो का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट सॉन्ग, एक छोटी सी कविता। ठीक है, एक छोटी कविता होगी, शॉर्ट सॉन्ग होगा, वहां उसको हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सोनेट क्या होता है। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइंस। ठीक है, सोनेट क्या हो गया? पोएम ऑफ द 14 लाइंस हो गई। फिक्स्ड इसके अंदर एक राइम स्कीम होती है और ये आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। तीसरी हम बात करें कि सोनेट फॉर्म को यूज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो इटालियन पोइट हुआ करते थे एक, जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने पहली बार 14 सेंचुरी में इस सोनेट फॉर्म को लिखना शुरू किया है, सोनेट फॉर्म को इजाद किया। तो पेट्रार्क को आप क्या कह सकते हो? फ्रांसिस्को पेट्रार्क को आप सोनेट का जनक कह सकते हो। लेकिन वो कहाँ के थे? इटली के थे। इसीलिए उन्होंने क्या लिखी? इटली के अंदर जो भी सोनेट्स लिखी थी वो उन्होंने इटली के अंदर अपनी सोनेट्स को लिखा था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सोनेट की उत्पत्ति सोनेटो वर्ड से हुई है। स्ट्रक्चर में ये 14 लाइंस की होती है, फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, राइम्बिक पेंटामेटर में लिखी जाती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सोनेट लिखी वो थे इटली के हमारे महान पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिन्होंने 14 सेंचुरी में हमारी सोनेट को लिखा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की। सोनेट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 3 प्रकार की सोनेट आएगी। पहली सोनेट है उसको हम कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, जिसके बारे में हमने बात करी, जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इटली के अंदर लिखी थी। सेकंड टाइप की अगर हम सोनेट की बात करें तो हम कहते हैं इंग्लिश सोनेट, जो हमारे इंग्लैंड के अंदर लिखी गई। थर्ड टाइप की अगर हम सोनेट की बात करें तो उसको कहते हैं स्पेंसियन सोनेट, जो 16 सेंचुरी के महान कवि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं और इंपॉर्टेंट जो भी इनके अंदर डिस्कशन है, इनसे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पेट्रार्कन सोनेट की। तो पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो 14 सेंचुरी के एक इटालियन पोइट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उनके नाम पर इस सोनेट को क्या कहा रखा गया। ठीक है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे आप सोनेट का जनक भी कह सकते हो, और इन्होंने 14 सेंचुरी के अंदर सबसे पहले क्या करा? सोनेट राइटिंग को करना, लिखना शुरू किया। इसीलिए इनकी द्वारा लिखी गई सोनेट को क्या कहा हमने? पेट्रार्कन सोनेट कहा। फिर ये अब जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने सोनेट लिखी थी, उन्होंने अपने सोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक पार्ट को उन्होंने क्या कहा? ऑक्टेव। ठीक है, 8 लाइन का एक पद, और सेस्टेट यानी 6 लाइन का एक पद, यानी 8 + 6, ये उनका स्ट्रक्चर था जो उन्होंने फॉलो किया था पेट्रार्कन सोनेट के अंदर। 8 लाइन का एक स्टेंजा और 6 लाइन का एक स्टेंजा। अब इंग्लैंड के अंदर एक जॉन मिल्टन नाम के पोइट हुए और बड़े ही महान कवि हुए, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे उपन्यास को लिखा। इन जॉन मिल्टन ने क्या था? पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ठीक यही इन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी यूज करा और बहुत शानदार तरीके से यूज करा। ठीक है, राइम स्कीम जो होती है हमारी पेट्रार्कन सोनेट की क्या रहती है? ए बी बी ए सी डी ई सी डी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी भी जाती है ये। राइम स्कीम इसकी रहती है ए बी बी ए सी डी ई सी डी। ठीक है, अब देखो पेट्रार्कन सोनेट कह दो क्योंकि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसे लिखा। इटालियन सोनेट कह दो क्योंकि सबसे पहली बार यह सोनेट कहाँ लिखी गई? इटली के अंदर लिखी गई। और पेट्रार्क खुद कहाँ थे? इटली के निवासी के थे। तो आप चाहे पेट्रार्कन सोनेट कह दो तो भी एक ही बात है, आप इटालियन सोनेट कह दो तो भी एक ही बात है। मिल्टन ने इंग्लैंड के अंदर इसको बेहतरीन तरीके से यूज किया है, इसलिए हम इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। और क्योंकि ये सोनेट राइटिंग पैटर्न सबसे पुराना है, इसीलिए हम इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, चाहे पेट्रार्कन सोनेट कह दो, चाहे इटालियन सोनेट कह दो, चाहे मिल्टोनिक सोनेट कह दो, और चाहे क्लासिकल सोनेट कह दो, ये सारी की सारी एक ही है। और इनका जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 8 + 6, पहला 8 लाइन का पद होगा, फिर 6 लाइन का पद होगा, और इसकी राइम स्कीम क्या रहेगी? ए बी बी ए सी डी ई सी डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की एक कविता है, और ये एक सोनेट है। आप देख रहे हो ये पहले की 8 लाइन्स है ना। इस पद को पूरा का पूरा हमने क्या कहा? ऑक्टेव का। ये 8 लाइन का जो पद आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या कहा? ऑक्टेव कहा। और ये लास्ट की 6 लाइनें जो दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या कहा? सेस्टेट का। तो 6 लाइनों का एक पद जो होता है वो इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? उस स्टेंजा को हम सेस्टेट कहते हैं। और 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है इंग्लिश में, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। राइम स्कीम आप यहाँ पे देख रहे हो, स्पेंट,
ए दे दिया, स्पेंट फोर्थ लाइन से मैच करा, स्पेंट बेंट, ठीक है, सेम म्यूजिक आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है, हमने इन दोनों को ए दे दिया। वाइट हाइड, बी दे दिया। फिर प्रेजेंट बेंट, वापस मैच कर रहा है, हमने ए दे दिया। फिर चाइल्ड डिनाइड, ए। तो इसकी राइम स्कीम आप देखोगे, ए बी बी ए। फिर नई राइम स्कीम आ गई, नीड, जो मैच्योर स्टेट, बेस्ट, ठीक है, रेस्ट, स्पीड, नीट, वेट, स्टेट, ठीक है। तो ये इसकी राइम स्कीम हो गई, ए बी बी ए सी जी ई सी डी ई। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, ये पेट्रार्कन सोनेट का आपका अपना एक एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरी हम इंग्लिश सोनेट की। अब क्या होता है, तो ये तो आपने बात करी अभी तक, जो सोनेट इटली में चला करती थी, जिसको फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखा था। लेकिन इंग्लिश में यानी इंग्लैंड के अंदर सोनेट कहाँ से आई, तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे तो आप ये देखेंगे, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे नाम के दो व्यक्ति थे, ठीक है। थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे नाम के दो व्यक्ति थे, ये दोनों ने क्या करा, इटली की विजिट करी। और जब इन्होंने इटली की विजिट करी तो इटली में जाकर के इन्होंने सोनेट राइटिंग की इस फॉर्म को देखा जो पेट्रार्क ने लिखी थी, एंड दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री। और फिर ये क्या करे, इसको इंग्लैंड में लेकर के आए इन्होंने, सोनेट राइटिंग को इंग्लैंड में लाने का श्रेय इसीलिए किसको दिया जाता है, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे को सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इटली में किसने लिखी थी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, तो इंग्लैंड में सोनेट को लाने का श्रेय किसको दिया गया, थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। तो अर्ल ऑफ सरे और थॉमस विट ने क्या करा था, सोनेट फॉर्म को हमारी इंग्लैंड के अंदर लेकर गया है। तो दीज टू वर द पर्सन हु आर क्रेडिटेड टू ब्रिंग द सोनेट फॉर्म फ्रॉम इटली टू द इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, थॉमस विट नाम का जो ये शख्स है, थॉमस विट जब इंग्लैंड के अंदर आए, जब सोनेट राइटिंग को उन्होंने लिखना शुरू करा, तो उन्होंने किसकी नकल करी, उन्होंने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जो पेट्रार्क ने फॉलो किया था, ठीक है। तो सोनेट राइटिंग के अंदर इन्होंने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जो पेट्रार्क ने फोनेट किया था। तो थॉमस विट को आप कह सकते हो, तो थॉमस विट ने क्लासिकल सोनेट राइटिंग को ही इंग्लैंड के अंदर प्रमोट किया। जबकि हमारे दूसरे राइटर थे, कौन, अर्ल ऑफ सरे थे। अर्ल ऑफ सरे ने सोचा कि इसके अंदर कुछ इंग्लिशनेस आनी चाहिए, इसके अंदर हमारी कुछ अपनी इंग्लैंड वासियों की खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस सोनेट राइटिंग के अंदर उन्होंने इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और क्या कर दिया उन्होंने, जहां पेट्रार्कन सोनेट के अंदर एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट हुआ करता था, इन्होंने अपनी सोनेट के स्ट्रक्चर में पंक्तियां तो 14 ही रखी, लेकिन उनका डिवीजन अलग कर दिया। इन्होंने थी क्वार्ट्रेन, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा और एक कपलेट, यानी 2 लाइन का एक स्टेंजा इन्होंने डाल दिया, और उसके साथ इन्होंने इंग्लैंड के अंदर इस सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। अब जब ये नई सोनेट फॉर्म इंट्रोड्यूस की गई इंग्लैंड के अंदर, किसके द्वारा, अर्ल ऑफ सरे के अंदर, तो इस सोनेट फॉर्म को, इस रिफाइंड स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट कहा गया, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट कौन सी हुई, जिसके अंदर आपको 3 क्वार्टरेन मिलेंगे और एक कपलेट दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। अब इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, विलियम शेक्सपियर जब आए 16th सेंचुरी के अंदर, तो विलियम शेक्सपियर ने क्या करा, जब 154 सोनेट्स जो उन्होंने लिखी, तो उन्होंने क्या करा, इस इंग्लिश सोनेट का जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करा था, किसने, हमारे अर्ल ऑफ सरे ने। इस जो विलियम शेक्सपियर था, उन्होंने भी अपनी 154 के 54 सोनेट इसी स्ट्रक्चर के अंदर लिखी, 3 क्वार्टेन एंड ए कपलेट के अंदर, और वो बड़ी फेमस हुई। तो इन्होंने बड़े शानदार तरीके से इंग्लैंड के अंदर इसको यूज करा, इसीलिए इंग्लिश सोनेट को ही हमने क्या कह दिया, शेक्सपियरियन सोनेट भी कह दिया। तो अब आप चाहे इंग्लिश सोनेट कह दो, चाहे आप इसको शेक्सपियरियन सोनेट कह दो, दे बोथ आर द सेम। और इनकी राइम स्कीम की अगर बात करें, तो इनकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। पेट्रार्कन सोनेट की क्या थी, ए बी सी डी, नहीं सॉरी, पेट्रार्कन सोनेट की क्या राइम स्कीम थी, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम थी ए बी ए सी डी ई। और आपके शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी ई एफ और जी जी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक एग्जांपल है आपके सामने शेक्सपियरियन सोनेट का। विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 है, जिसको हम कहते हैं शैल आई कंपेयर थी।
उसी का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, और आप जब इसके अंदर देख रहे हो तो ये देखो, ये 3 स्टेंजा ले लिए, ठीक है। एक स्टेंजा ये हो गया, एक स्टेंजा ये हो गया, एक स्टेंजा ये हो गया, तो 4 लाइनों का एक स्टेंजा ये हो गया, इसको हमने एक क्वार्टेन कह दिया, एक क्वार्टेन ये हो गया 4 लाइनों का, एक क्वार्टेन ये हो गया। तो कितने क्वार्टेन यूज हो गए? 3 क्वार्टेन यूज हो गए। अब 2 लाइनों का एक स्टेंजा था, 2 लाइनों के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? कपलेट होते हैं। तो कितना कपलेट यूज हुआ? एक कपलेट हुआ। तो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की विशेषता क्या थी? इसकी फॉर्म अलग थी, इनका स्ट्रक्चर अलग था। इन्होंने क्या करा? 3 क्वार्टेन और एक कपलेट के अंदर अपने सोनेट को डिवाइड किया, और इनकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी सी डी, सी डी, ई एफ और जी जी, ठीक है। राइम स्कीम आप सबको मिलानी आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये राइम स्कीम आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये इसकी राइम स्कीम थी। तो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन एंड ए कपलेट, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, स्पेंसरियन सोनेट। 16th सेंचुरी में एक इंग्लिश पोइट आए थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 16th सेंचुरी में एक इंग्लिश पोइट आए थे जिनका नाम था एडमंड डिस्पेंसर। जब उन्होंने, एडमंड डिस्पेंसर ने अपनी सोनेट राइटिंग करना शुरू करा, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डाला तो वही था, 3 क्वार्टेन एंड ए कपलेट ही डाला उन्होंने, लेकिन उन्होंने राइम स्कीम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, और उन्होंने अपनी राइम स्कीम क्या बना दी? ए बी, बी सी, सी डी और ई। ये स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम हुआ करती थी। तो धन्यवाद। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको शायद आज के वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी आसान लैंग्वेज के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। और आप सभी लोग शायद इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ये वीडियो देखने के बाद, आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। और इसी वीडियो के साथ में इसके डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, मैं पीडीएफ आपको इसके साथ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी रीडिंग जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इतनी मेहनत जब आप लोगों के लिए करिए तो शायद आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें, आपको इस तरीके के वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।